हम सीखने वाले हैं क्लास 9th से। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और चैप्टर 9 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा और साथ में आप 11th में भी इसका उपयोग कर पाएंगे। तो न्यूटन के दिमाग में ये बात आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है तो कब तक रहता है, जब तक कोई फोर्स ना लगाएं। न्यूटन के दिमाग में बात आ गया कि फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी फोर्स लगा देते हैं तब ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या चेंजिंग होगा और किस टाइप से चेंजिंग होगा। और इसी को बताने के लिए न्यूटन ने सेकेंड लॉ लिख दिया और उसी को पढ़ना है कि आखिर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। जैसे मैं कुछ डायग्राम से आपको समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन, फिर उसका फार्मूला, फिर एग्जाम्पल, फिर ऐसा यूनिट, बहुत कुछ हम डिटेल्स में सीखेंगे। यानी कि पूरा डिटेल्स में हम जान जाएंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या सीखने को मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इनिशियल स्टेट में है, इसका मास m है, तो यहाँ वेलोसिटी भी क्या होगा, इसका u होगा। तो यहाँ मोमेंटम क्या हो जाएगा, पहला मोमेंटम mu हो जाएगा। यानी कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल है, तो पहला मोमेंटम mu हो जाएगा। अगर इस पे हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा और मोमेंटम में चेंजिंग हो जाएगा। तो यहाँ मास इसका m होगा और यहाँ मास क्या हो जाएगा, m, और यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v होगा। यानी यहाँ इनिशियल था तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी होगा। तब यहाँ मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम यानी P2 इक्वल टू mv होगा। यानी अब समझते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंजिंग होगा और टाइम के साथ होगा। और जो फोर्स और मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है वह क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्वाभाविक बात है कि अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो यह ज़्यादा दूर तक मूव करेगा, यानी ज़्यादा स्पीड मूव करेगा। फोर्स कम लगाएंगे तो यह कम स्पीड मूव करेगा। अगर किसी पत्थर को हम धीरे फेंकते हैं, यानी स्लो, यानी कम फोर्स से फेंकते हैं, किसी पत्थर को कम फोर्स से फेंकते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंजिंग भी क्या होगा, कम होगा। अगर ज़्यादा फोर्स से पत्थर को फेंकते हैं तो वह ज़्यादा स्पीड जाएगा, यानी मोमेंटम में ज़्यादा चेंजिंग होगा। और इसी को न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा और वही हम पढ़ने वाले हैं। यानी द रेट ऑफ चेंजिंग मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द फोर्स। मतलब ये निकलता है कि जो भी फोर्स है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंजिंग मोमेंटम के। यानी जो फोर्स है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंजिंग मोमेंटम के। यानी लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल चेंजिंग मोमेंटम। रेट है द रेट, तो रेट जिसका भी होता है यानी टाइम का रेट होगा तो टाइम डिनोमिनेटर में रहेगा। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंजिंग मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, अगर हम बोले कि P2 और P1 में चेंजिंग हो गया है, यानी कुछ चेंजिंग अगर होता है तो हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, यानी P2 माइनस P1 बाई T लिख सकते हैं। अगले स्टेप में F प्रोपोर्शनल P2 का वैल्यू क्या होगा, mv है, माइनस P1 का वैल्यू क्या होगा, mu, और टाइम क्या होगा, t। अगले स्टेप F प्रोपोर्शनल m दोनों में कॉमन होगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट यहाँ 5 kg था, फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ आ गया तो मास तो सेम ही रहेगा, यानी मास चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम मास को कॉमन कर लेते हैं तो बचा क्या, v माइनस u बाई टी। अगले स्टेप में F प्रोपोर्शनल m, v माइनस u बाई टी किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। अब अगले स्टेप F प्रोपोर्शनल हटा देते हैं तो एक हमको कांस्टेंट देना होगा, यानी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू एक कांस्टेंट देंगे Kma। और न्यूटन ने K का वैल्यू क्या माना था, 1, यानी हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 1
एम ए, यानी एफ इक्वल टू एम ए। यहाँ दिख रहा है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स का फॉर्मूला मिलता है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलता है, फोर्स का डेफिनेशन। यानी कि यहाँ फोर्स जो है चेंजिंग मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। P2 माइनस P1 का वैल्यू रख दिया गया है mv माइनस एम यू बाई टी, एफ प्रोपोर्शनल m कॉमन करेंगे तो बचेगा v माइनस यू बाई टी, एफ प्रोपोर्शनल m सेम रहेगा, v माइनस यू बाई टी क्या है, एक्सेलरेशन। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल टू, ये नियम है मैथ का कि प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल टू देते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो उस समय न्यूटन ने k कांस्टेंट माना था और k का वैल्यू क्या माना था, 1। तो यहाँ f इक्वल टू के एम ए, k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f इक्वल टू एम ए हमको मिलेगा। अब अगर हम फोर्स की बात करें, यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन सिंबल होगा कैपिटल N, साइंटिस्ट नेम है तो पूरा लिखना है तो स्मॉल से लिखेंगे और कैपिटल सिंबल देंगे तो कैपिटल देंगे, यानी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, न्यूटन होगा। अगर हम जनरल यूनिट देखें, जनरल यूनिट एफ इक्वल टू एम ए, इससे इसका जनरल यूनिट निकालें तो मास का क्या हो जाएगा, केजी, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका जनरल यूनिट होगा। अगला, अगर क्वेश्चन आता है कि 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको समझाते हैं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 1 केजी का है, इस पे अगर फोर्स लगे और यह एक्सेलरेट होकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाए, यानी 1 केजी का ऑब्जेक्ट जिसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाए, तब फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 केजी ऑब्जेक्ट पे लगकर उसमें कितना एक्सेलरेशन ला दे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन, DYNE। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, डाइन। अब 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन। डाइन छोटा यूनिट है तो 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, 10⁵ डाइन, आपको याद रखना होगा। आगे अब रिलेशन की हम बात कर लेते हैं। F प्रोपोर्शनल P2 माइनस P1 बाई टी है, तो अगर हम रिलेशन देखते हैं तो चेंजिंग मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंजिंग मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम में भी ज़्यादा चेंजिंग होगा, कम फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में कम चेंजिंग होगा। टाइम का देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम और फोर्स का देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, टाइम घटा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी से कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे एक क्रिकेट प्लेयर, यानी एक क्रिकेट प्लेयर है जब कैच करता है तो हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, ऐसा क्यों, क्योंकि वो टाइम बढ़ाता है। जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो उसके हाथ पे फोर्स कम लगेगा, जिससे उसको चोट नहीं आएगा। अगर एक हाई जंपर है तो जब भी वो जंप करता है तो लूज सॉइल पे जंप करता है, ऐसा क्यों, क्योंकि लूज सॉइल में क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है, जिससे फोर्स कम होगा यानी डिक्रीज होगा और पैर में चोट नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर कोई पंच मारता है तो हम सिर पीछे की तरफ करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि टाइम बढ़ा दें। ऐसे हम तो नियम जानते नहीं हैं, लेकिन बचपन से ही ये आदत में है कि हम पीछे की तरफ सिर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक गुण है कि हम पीछे करेंगे तो चोट कम आएगा। लेकिन साइंस यहाँ पे कहता है, और साइंस में ऐसा होता भी है, कि जैसे ही सिर पीछे की तरफ करते हैं तो टाइम बढ़ जाता है, तो यानी जो पंच का फोर्स है वह कम हो जाएगा। यानी इससे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। बस आपको रिलेशन याद रखना होगा कि फोर्स और टाइम का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, टाइम घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा।
और इसका मेन चीज़ आपको याद रखना होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको फोर्स का क्या मिलता है, फार्मूला मिलता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको क्या मिलेगा, फोर्स का फार्मूला मिलेगा। चेंजिंग मोमेंटम, यानी कि अगर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में भी ज़्यादा चेंजिंग होगा, कम फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में कम चेंजिंग होगा। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। अगर जनरल यूनिट निकालना चाहें तो मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जनरल यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन फोर्स क्या है, यानी 1 केजी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट फोर्स क्या है, डाइन। डाइन काफ़ी छोटा यूनिट है, अगर 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा तो 10⁵ डाइन होगा। ऐसे आप समझ चुके हैं जितना भी यहाँ लिखा गया है, मुझे आशा है कि आप बेहतर समझे हैं। एक चीज़ और लास्ट में याद आ गया, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द फोर्स, मतलब क्या निकलता है कि जिधर हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं ईस्ट डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। स्वाभाविक है, कुछ भी हम फेंकते हैं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव करे, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यह कंप्लीटली आप जान गए। जो भी आपको दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इससे पहले मोमेंटम का वीडियो आप देख लीजिएगा आई बटन से, या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से मोमेंटम का वीडियो आप देखते हैं तब आप यह बेहतर समझ पाएंगे। अगर मोमेंटम का वीडियो नहीं देखे आप तो फिर दिक्कत है, तब आपको समझ में नहीं आएगा। जो भी लिखना होगा नोट्स के तौर पे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।